इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राज्यों का एकीकरण और 1956 ईस्वी में उनका पुनर्गठन के विषय में अध्ययन करेंगे। भारतीय राज्यों का एकीकरण और 1956 ईस्वी में उनका पुनर्गठन। 1857 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था। इस संग्राम में अधिकांश भारतीय नरेशों ने अंग्रेजों के प्रति अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए ब्रिटिश सत्ता के साथ सहयोग किया था। परिणाम स्वरूप 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन आया और महारानी विक्टोरियो की औपचारिक घोषणा से स्पष्ट कर दिया गया था कि भविष्य में देशी राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया जाएगा। इस प्रकार 1947 ईस्वी तक भारत में ब्रिटिश प्रांतों का प्रशासन अलग चलता रहा और देशी रियासतों का प्रशासन भी अलग अलग चलता रहा। ब्रिटिश प्रांतों व देशी रियासतों के प्रशासन में कोई एकरूपता नहीं थी। जिस समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था, तब ब्रिटिश सरकार ने अपने पूर्व प्रचलित फूट डालो और राज करो की नीति का पालन करते हुए भारतीय समस्या को सुलझाने के प्रयत्न आरंभ कर दिए तथा लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। इस सम्मेलन में पहली बार भारत की देशी रियासतों की भावी स्थिति पर विचार किया गया। इन गोलमेज सम्मेलनों में हुए विचार विमर्श के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारत के भावी सुधारों के संबंध में एक श्वेत पत्र जारी किया तथा ब्रिटेन की संयुक्त संसदीय समिति ने इस श्वेत पत्र पर विचार कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 1935 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में एक भारतीय संघ स्थापित करने की बात कही गई और इस भारतीय संघ में देशी रियासतों को भी सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया। लेकिन 1937 में जब यह अधिनियम लागू किया गया, तब चूंकि देशी रियासतों के शासकों ने संघीय व्यवस्था को लागू करने में अनेक अवरोध उत्पन्न किए, अतः संघीय व्यवस्था को लागू ही नहीं किया गया। 1946 ईस्वी में मंत्रिमंडल मिशन ने घोषणा कर दी थी कि भारत में देशी राज्यों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता यानी पैरामाउंटेंसी समाप्त कर दी जाएगी। देशी रियासतों को यह भी अधिकार दिया गया कि यह उनकी इच्छा पर निर्भर होगा कि वे संघ के संविधान को माने या न माने। स्वतंत्रता के समय की स्थिति। भारत की स्वाधीनता से पूर्व देश में 562 देशी रियासतें थी। समस्त भारत का 2/5 क्षेत्र तथा 1/4 जनसंख्या इन रियासतों में निवास करती थी। प्रशासन, क्षेत्रफल, जनसंख्या और वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से इन राज्यों में भारी असमानता थी। इन राज्यों में वहां की जनता को कोई अधिकार नहीं थे। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद कुछ देशी रियासतों में नागरिक अधिकार एवं उत्तरदायी सरकार के लिए आंदोलन हुए, परंतु कोई विशेष सफलता नहीं मिली। ब्रिटिश सरकार ने जब भारत की सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित करने का निश्चय कर लिया, तब 4 अगस्त 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। इस अधिनियम द्वारा देशी राज्यों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता पुनः देशी राज्यों को लौटा दी गई, अर्थात देशी रियासतें पूर्ण स्वतंत्र हो जाएगी और उनकी इच्छा पर निर्भर होगा कि वे चाहे तो पाकिस्तान में मिले या हिंदुस्तान में, अथवा वे चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इस प्रकार अंग्रेज भारत से जाते जाते भारत की एकता को नष्ट कर गए। ब्रिटिश सत्ता के इस निर्णय से कुछ भारतीय नरेशों को हार्दिक प्रसन्नता हुई और वे यह स्वप्न देखने लगे कि आरंभ में वे पूरी तरह स्वतंत्र रहेंगे और फिर मनचाही शर्तों पर भारत या पाकिस्तान से या किसी अन्य राज्य से संबंध करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इतना ही नहीं, यदि उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय नरेशों की इस प्रकार की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी उत्तरदायी थे। उन्होंने भारतीय
समस्या को जटिल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वस्तुतः अंग्रेजों ने भारत को बाल्कन देशों की भांति भिन्न छिन्न भिन्न करने का षड्यंत्र रचा। बाल्कन दक्षिण अफ्रीका में है। वहाँ पे छोटे छोटे राज्य थे प्रथम विश्व युद्ध के समय, जो कि एक प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में से एक कारण बना था। सरदार पटेल और देशी राज्य 5 जुलाई 1947 ईस्वी को अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशन में राज्य मंत्रालय की स्थापना की गई और उन्हें भारत की ओर से देशी नरेशों के साथ बातचीत करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। भारत के विभाजन के समय ये खेरपुर, बहावलपुर आदि रियासतें पाकिस्तान में सम्मिलित हो गई और शेष भारत में रह गई। सरदार पटेल ने भारतीय नरेशों में अपील की कि भारत के सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए वे देश की अखंडता को बनाए रखने में मदद करें। सर्वप्रथम उन्होंने प्रतिरक्षा, विदेशी संबंध और संचार व्यवस्था जैसे 3 मुख्य विषयों के संबंध में ही राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित होने का आग्रह किया। प्रतिरक्षा, विदेशी संबंध और संचार व्यवस्था जैसे 3 मुख्य विषयों के संबंध में ही राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित होने का आग्रह किया। उन्होंने नरेशों को यह विश्वास भी दिलाया कि भारतीय कांग्रेस राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने राजाओं की सांस्कृतिक भावनाओं को जागृत करते हुए उनके आर्थिक हितों की वकालत करते हुए मैत्री और सद्भावना का हाथ बढ़ाया। सरदार पटेल को इस कार्य में लॉर्ड माउंटबेटन तथा राज्य मंत्रालय के सचिव वीपी मेनन और राजाओं की परिषद चैम्बर ऑफ प्रिंसेज के चांसलर महाराजा पटियाला से पूरा सहयोग मिला। परंतु सरदार पटेल का कार्य सरल नहीं था, क्योंकि 1937 ईस्वी में उपयुक्त 3 विषयों के संबंध में भी इन देशी नरेशों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होना पसंद नहीं किया था और नतीजा ये निकला कि 1935 के अधिनियम की संघीय व्यवस्था लागू ही नहीं हो पाई। 1947 के ईस्वी में परिस्थिति बदल चुकी थी। अब 2 मुख्य बाधाएं यहाँ खड़ी हुई थी। पहली बाधा जिन्ना द्वारा खड़ी की गई। वे देशी नरेशों को पथभ्रांत कर रहे थे। पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए वे भारतीय नरेशों की प्रत्येक शर्त को मानने के लिए तैयार थे। दूसरी कठिनाई भोपाल के नवाब जैसे कुछ राजाओं ने खड़ी कर दी। ये नरेश पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ कूटनीतिक संबंध कायम करने के पक्ष में थे, ताकि उनकी स्वतंत्र सत्ता बनी रह सके। परंतु लॉर्ड माउंटबेटन ने देशी नरेशों की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक बंधनों का स्मरण कराकर दूसरी कठिनाई को दूर कर दिया। देशी रियासतों के भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए प्रक्रिया तय कर दी गई। राज्यों को 2 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का सुझाव दिया गया। एक का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन और दूसरे का नाम था स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट। पहले दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके कोई भी नरेश भारतीय संघ में सम्मिलित हो सकता था, परंतु उसके लिए प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और यातायात एवं संचार व्यवस्था का उत्तरदायित्व संघीय सरकार को सौंपना जरूरी था। दूसरे दस्तावेज के अनुसार अंग्रेजी साम्राज्य में केंद्रीय सरकार की जो स्थिति थी, अब उसके स्थान पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार की व्यावहारिक स्थिति को मान्यता प्रदान करना था। सरदार पटेल के प्रयत्नों से जूनागढ़ सौराष्ट्र, हैदराबाद दक्षिण भारत और जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त सभी देशी रियासतें लगभग 136 भारतीय संघ में मिलने और भारतीय संघ को कुछ विषय देने तथा संविधान को मानने के लिए तैयार हो गई। जूनागढ़ की समस्या सितंबर 1947 ईस्वी में जूनागढ़ ने पाकिस्तान में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। यह मुस्लिम नवाब था, परंतु इस राज्य की बहुसंख्यक जनता हिंदू थी। यह राज्य भारतीय सीमाओं से घिरा हुआ था, अर्थात भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य भारत का अभिन्न अंग था। इसलिए वहां की जनता ने नवाब की कार्रवाई का जबरदस्त विरोध किया और एक स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत की स्थापना कर ली। भारत सरकार ने भी नवाब की कार्रवाई की घोर निंदा की
ऐसी स्थिति में नवाब अपने राज्य को छोड़कर पाकिस्तान भाग गया और बाद में फरवरी 1948 में जनमत संग्रह करके जूनागढ़ को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। तो इस प्रकार ये जूनागढ़ की समस्या का समाधान हुआ। फिर हैदराबाद की समस्या। जूनागढ़ की भांति हैदराबाद का शासक भी मुस्लिम था, परंतु यहाँ की बहुसंख्यक जनता हिंदू थी। हैदराबाद का राज्य भी चारों तरफ से भारतीय सीमाओं से घिरा हुआ था। यहाँ के मुस्लिम शासक निजाम को अधिक से अधिक सोना जवाहरात एकत्रित करने की सनक सवार रहती थी। वे अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र समझता था और अपने राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व को कायम रखना चाहता था। वे प्रजातंत्र को एक दूषित प्रणाली समझता था और राजाओं के देवी अधिकारों में विश्वास रखता था। उसने अपने राज्य के शासन संबंधी सभी अधिकार अपने में केंद्रित कर रखे थे। निजाम के अधिकारी भी उसी के समान चालाक थे। 15 अगस्त तक उसने भारत सरकार के राज्य मंत्रालय के संघ में सम्मिलित होने अथवा न होने के विषय में भ्रम में डाले रखा। इसके बाद भी किसी न किसी बहाने से बातचीत को लंबी खींचता रहा। लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव में अंत में नवंबर 1947 ईस्वी में उसने भारत के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए, परंतु संघ में सम्मिलित होने की बात टालता रहा। निजाम की सह पाकर मुस्लिम रजाकारों ने राज्य के बहुसंख्यक हिंदुओं को डराना धमकाना तथा लूटना खसोटना शुरू कर दिया। दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती गई और हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते गए। हैदराबाद राज्य से होकर गुजरने वाले रेल मार्गों तथा सड़कों को क्षतिग्रस्त किया गया। मुस्लिम रजाकारों के नेता कासिम रिजवी ने यहाँ तक धमकी दी कि वे संपूर्ण भारत को जीतकर दिल्ली के लाल किले पर अपना झंडा फहरा देंगे। जब तक माउंटबेटन भारत में था, निजाम से समझौते की वार्ता चलती रही, किंतु माउंटबेटन के इंग्लैंड लौट जाने के बाद हैदराबाद की स्थिति और बिगड़ गई। रजाकारों ने ब्राह्मणों को मौत के घाट उतारना आरंभ कर दिया। इसके विरोध में निजाम की कार्यकारिणी के सदस्य जेवी जोशी ने त्यागपत्र दे दिया। ऑस्ट्रेलिया निवासी सिडनी कॉटन ने कराची से भारी मात्रा में रजाकारों को अस्त्र शस्त्र भेजना आरंभ कर दिया। रजाकारों ने इधर उधर से गुजरने वाली गाड़ियों में लूटपाट करना आरंभ कर दिया। हैदराबाद की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। सरदार पटेल और वीपी मेनन ने निजाम को समझा बुझाकर रास्ते पर लाने का काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन अब स्थिति निजाम के नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। हैदराबाद राज्य में रजाकारों का गुंडा राज कायम हो चुका था। ऐसी स्थिति में भारत ने उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करने का निश्चय किया। क्वेश्चन आता है कि पुलिस कार्रवाई के तहत कौन से रियासत को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के तहत भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। सितंबर 1948 में भारतीय सेना को हैदराबाद में प्रवेश करके शांति एवं व्यवस्था कायम करने का आदेश दिया गया। मेजर जनरल चौधरी के नेतृत्व में ये पुलिस कार्रवाई की गई। 5 दिन की कार्रवाई में ही भारतीय सेना ने मुस्लिम रजाकारों के प्रतिरोध को कुचल डाला। 18 सितंबर 1948 को मेजर जनरल चौधरी ने हैदराबाद के सैनिक गवर्नर का पद संभाला और हैदराबाद को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया। विवश होकर निजाम को नई व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ी। भारत सरकार ने उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया और उसकी प्रतिष्ठा को विशेष क्षति नहीं पहुंचाई। जम्मू कश्मीर की समस्या जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर राज्य की समस्या सबसे अधिक गंभीर सिद्ध हुई। इस राज्य का शासक तो हिंदू था, किंतु उसकी बहुसंख्यक जनता मुस्लिम थी। उसकी सीमाएं पाकिस्तान और भारत दोनों में मिली हुई थी, इसलिए कश्मीर से डोगरा शासक ने भारत तथा पाकिस्तान किसी के साथ मिलने के स्थान पर स्वतंत्र रहने का निर्णय किया, परंतु पाकिस्तान को उसका यह निर्णय पसंद नहीं आया। वह मुस्लिम बहुसंख्यक कश्मीर को अपने साथ मिलाना चाहता था। सर्वप्रथम पाकिस्तान ने कश्मीर की आर्थिक नाकेबंदी के द्वारा उसे झुकाने की सोची और तदनुसार उसने कश्मीर राज्य का अनाज, नमक, पेट्रोल आदि आवश्यक सामग्री भेजना बंद कर दिया। परंतु जब यह उपाय अधिक कारगर सिद्ध नहीं हुआ तो पाकिस्तान ने हिंसक उपाय का सहारा लिया
पाकिस्तानी सहायता और प्रेरणा से वशीभूत उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायलियों ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया तथा 4 दिन में ही वे कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 15 मील दूर बारामुल्ला नामक स्थान तक पहुंच गए। राज्य के अधिकांश मुस्लिम सैनिक भी कबायलियों से मिलते गए। 24 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सैनिक सहायता का अनुरोध किया और कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने को तैयार हो गया। 26 अक्टूबर को कश्मीर के मुख्यमंत्री मेहर चंद महाजन ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की, परंतु पंडित नेहरू उस समय तक कश्मीर को सहायता देने के लिए तैयार न हुए, जब तक कि राज्य के मुख्य राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने पंडित नेहरू को यह आश्वासन नहीं दिया कि राज्य में संवैधानिक शासन की शर्त पर वह और उनका दल कश्मीर को भारत में सम्मिलित किए जाने के पक्ष में है। अंत में कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। यह भी निश्चित किया गया कि बाद में कश्मीर से इस विषय पर जनमत संग्रह किया जाएगा। इस समझौते के पश्चात 27 अक्टूबर को हवाई मार्ग से भारतीय सेना श्रीनगर भेजी गई, जिसने दुश्मन के जबरदस्त आक्रमण से श्रीनगर को बचा लिया। कश्मीर को अपने हाथ से निकलते देखकर पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों के नाम पर युद्ध में हस्तक्षेप किया, परंतु भारतीय सेना के सामने उसकी एक न चली और कुछ ही दिनों में पाकिस्तानी सेना बराबर पीछे हटती गई। दूसरी ओर 1 जनवरी 1948 को भारत ने सुरक्षा परिषद में यह शिकायत की कि पाकिस्तान से सहायता प्राप्त करके कबायलियों ने भारत के एक अंग कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने भारत पर बदनीति का आरोप लगाया और भारत में कश्मीर के विलय को असंवैधानिक करार दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के फलस्वरूप 1 जनवरी 1948 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया गया। यद्यपि पाकिस्तान के आक्रमण के कारण कश्मीर का बहुत बड़ा क्षेत्र आज भी पाकिस्तान से के अधिकार में है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता से भी कोई लाभ नहीं हुआ और कश्मीर आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों में प्रजातंत्रीय व्यवस्था। भारतीय नरेशों के राज्यों का भारत में सम्मिलित होना एक बड़ी समस्या का एक पहलू था। उनका पुनर्गठन, जिससे वे शासन की उपयोगी इकाइयां बन सके और वहां प्रजातंत्री शासन की स्थापना हो सके, इस समस्या के अन्य पहलू थे। भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाने के पश्चात सरदार पटेल इन राज्यों में प्रजातंत्रीय प्रणाली की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहते थे। तब जब तक अंग्रेजों का शासन रहा, भारतीय नरेशों को अपने निरंकुश शासन के लिए केंद्रीय सरकार से समर्थन मिलता रहा, परंतु स्वाधीन भारत की केंद्रीय सरकार राजाओं की निरंकुशता का समर्थन करने को तैयार नहीं थी। सरदार पटेल ने भारतीय नरेशों को समझाया कि अंग्रेजी साम्राज्य को केवल जन आंदोलन के माध्यम से ही समाप्त किया गया था, इसलिए राजसत्ता का प्रयोग जनता द्वारा ही होना चाहिए। सरकार ने उन्हें यह चेतावनी भी दी कि वे किसी भी राज्य में अशांति एवं व्यवस्था फैलने नहीं देगी। ऐसी स्थिति में भारतीय नरेशों को अपनी व्यवस्था स्पष्ट दिखाई दी। दूसरी तरफ सरदार पटेल ने दुविधाग्रस्त नरेशों को यह आश्वासन भी दिया कि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति और अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाएगा। इस आश्वासन ने स्थिति को बदलने में सहयोग दिया और सभी नरेशों ने सरदार पटेल के सुझाव को स्वीकार करते हुए अपने अपने राज्यों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को लागू करने तथा सुधारों को कार्यान्वित करने का आश्वासन दिया। परिणाम स्वरूप इन राज्यों में एक रक्तहीन क्रांति हो गई। देशी रियासतें राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ गई। देशी रियासतों में प्रजातंत्रीय व्यवस्था का आश्वासन तो मिल गया, परंतु भारत सरकार के लिए एक अन्य समस्या खड़ी हुई।
सरदार पटेल चाहते थे कि देशी रियासतों के लोगों को भी आर्थिक, शैक्षणिक व अन्य क्षेत्रों में समान अवसर एवं सुविधाएं मिले, परंतु इसमें सबसे बड़ी बाधा आर्थिक संसाधनों का की थी। अधिकांश देशी रियासतें आर्थिक कदम उठाने में असमर्थ थी। जन कल्याण की दृष्टि से उनके स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व का औचित्य ही नहीं था। अतः काफी विचार विमर्श के बाद सरदार पटेल ने दो प्रकार की पद्धतियों को प्रोत्साहन दिया, एक बाह्य विलय और दूसरी आंतरिक संगठन। बाह्य विलय में छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर अथवा पड़ोसी प्रांतों में विलय करके एक बड़ा राज्य बनाया गया। आंतरिक संगठन के अंतर्गत इन राज्यों में प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था लागू की गई, जिससे आम आदमी भी दैनिक प्रशासन से जुड़कर उसके सहयोगी एवं समर्थक बन गए। दूसरे शब्दों में राज्यों में नरेशों के निरंकुश शासन के स्थान पर अब जनता का शासन स्थापित हो गया। दिसंबर 1947 में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के 39 राज्यों का उड़ीसा और मध्य प्रांत में विलय हुआ। फरवरी 1948 ईस्वी में 17 दक्षिणी राज्यों को बंबई प्रांत के साथ मिला दिया गया। जून 1948 ईस्वी में गुजरात तथा काठियावाड़ के सभी राज्यों को भी बंबई प्रदेश के साथ सम्मिलित कर दिया गया। पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी क्षेत्र के राज्यों को मिलाकर एक नया संघ बनाया गया, जिसे पेप्सू कहा गया। इसी आधार पर मत्स्य, विंध्य प्रदेश और राजस्थान का निर्माण किया गया। एकीकृत राजस्थान का निर्माण। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 राज्य ऐसे थे जिनके शासकों के सम्मान में तोपों की सलामी दी जाती है। 3 छोटे राज्य ऐसे थे जिनके शाहजहां को यह सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था। उपयुक्त राज्यों के अलावा अजमेर मेरवाड़ा का छोटा सा इलाका भी था, जो सीधे अंग्रेजी शासन के नियंत्रण में था। ये सभी मिलकर एक विशाल संगठित क्षेत्र का निर्माण करते थे। अतः भारत सरकार के रियासती विभाग यानी राज्य मंत्रालय ने इन सभी को मिलाकर एकीकृत राजस्थान का निर्माण करने का निश्चय किया, परंतु यह काम बहुत ही सावधानी, संयम और धीरे धीरे संपन्न किया गया था। वस्तुतः एकीकृत राजस्थान का निर्माण 5 चरणों में पूरा हो गया। स्वतंत्रता और देश के विभाजन के साथ ही समूचे भारत में सांप्रदायिक दंगे फसाद शुरू हो गए। अलवर और भरतपुर इसका अवसर कुछ ज्यादा ही रहा, और जब इन राज्यों के नरेश शांति एवं व्यवस्था को कायम रखने में विफल रहे तो भारत सरकार ने यहाँ के नरेशों को अपने अपने राज्यों की शासन व्यवस्था भारत सरकार को सौंप देने की सलाह दी, जो कि मान ली गई। क्योंकि भारत सरकार की नीति विलीनीकरण अथवा समूहीकरण की थी, अतः यह सोचा गया कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर इन चारों राज्यों को मिलाकर एक संघ बना दिया जाए। 27 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने उपयुक्त चारों राज्यों के नरेशों को दिल्ली बुलाया और उनके सामने संघ का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी ने स्वीकार कर लिया। इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया और 18 मार्च 1948 को इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। इस प्रकार एकीकृत राजस्थान के निर्माण का प्रथम चरण पूरा हुआ। जिस समय मत्स्य संघ के निर्माण की वार्ता चल रही थी, उसी दौरान भारत सरकार राजस्थान के छोटे राज्यों जैसे बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक के नरेशों के साथ भी विरुद्ध संघ के निर्माण हेतु बातचीत कर रखी थी। सभी की स्वीकृति मिल जाने के बाद उपयुक्त राज्यों को मिलाकर संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन 25 मार्च 1948 को किया गया। इसके साथ ही दूसरा चरण भी पूरा हो गया। संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के 3 दिन बाद ही उदयपुर के महाराणा ने भी इसमें सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की। अतः संयुक्त राजस्थान राज्य के पुनर्गठन की आवश्यकता हुई। अंत में 18 अप्रैल 1948 को नए संयुक्त राजस्थान के निर्माण की घोषणा की गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं इसका उद्घाटन किया। एकीकृत राजस्थान के निर्माण का ये तीसरा महत्वपूर्ण चरण था। अब केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के राज्य शेष रह गए। उनके विलीनीकरण अथवा समूहीकरण में विलंब का एकमात्र कारण यह था कि भारत सरकार इस उधेड़ बुन में फंसी रही कि उन्हें संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित किया जाए अथवा तीनों सीमांत राज्यों जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को मिलाकर एक केंद्रीय शासन के क्षेत्र में के रूप में रखा जाए, क्योंकि इन तीनों की सीमाएं पाकिस्तान से सटी हुई थी और सुरक्षा की दृष्टि से इस लंबे सीमांत की रक्षा एक कठिन समस्या थी।
क्योंकि इन तीनों की सीमाएं पाकिस्तान से सटी हुई थी और सुरक्षा की दृष्टि से इस लंबे सीमांत की रक्षा एक कठिन समस्या थी। परंतु स्थानीय जनता की भावना शेष राजस्थान के साथ संयुक्त होने की थी। अतः भारत सरकार को अपना विचार बदलना पड़ा और 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने वृहत्तर राजस्थान के निर्माण की घोषणा कर दी। 30 मार्च 1949 को इसका विधिवत उद्घाटन भी सरदार पटेल के हाथों में ही हुआ। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का शासन दायित्व भी वृहत्तर राजस्थान को हस्तांतरित कर दिया गया और ये राजस्थान राज्य का एक अंग बन गया। एकीकरण का चौथा चरण भी पूरा हुआ। अब केवल सिरोही तथा अजमेर मेरवाड़ा बाकी रह गए। काफी समय बाद सिरोही को भी राजस्थान में मिला दिया गया और अंत में केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा के क्षेत्र को भी राजस्थान में सम्मिलित कर दिया गया। इस प्रकार एकीकृत राजस्थान का अस्तित्व में आया। निष्कर्ष: नरेश राज्यों का शांतिपूर्वक भारतीय संघ में विलय भारत सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की अभूतपूर्व सफलता थी। केवल हैदराबाद के मामले में पुलिस कार्रवाई का सामना लेना पड़ा। इस संपूर्ण प्रक्रिया में स्थानीय नेताओं तथा अनेक नरेशों ने भी आपसी मतभेदों को बुलाकर सरकार का पूरा पूरा सहयोग दिया। इससे भारतीय गणराज्य का निर्माण भी महत्वपूर्ण सहायता मिली। राजनीतिक दृष्टि से भारत की एकता सुदृढ़ हो गई। इस प्रकार हमने भारतीय राज्यों का एकीकरण नामक टॉपिक के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 1956 में उनका पुनर्गठन। धन्यवाद।